वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाटर पॉल्यूशन क्या है? जो भी हमारे वाटर के रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल लेक्स है, रिवर्स है या सी है, ओशन है, उनमें कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, इट मीन्स की हार्मफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिविटी, इवन हीट, जब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी एक पोल्यूशन है। वो डिग्रेड करता है वाटर ऑफ क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के? नेचुरली सॉइल इरोजन, स्पेशली रेनी सीजन में, जब बहुत सारा सॉइल सिल्ट ये सब वाटर में आ जाता है, स्पेशली रिवर वाटर में, तो सॉइल इरोड हो जाती है, वो रिवर वाटर में आ जाता है और वो पोल्यूशन करता है। लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, देखो जो हमारे रॉक्स है वहां से रिवर्स आती है फ्लो होके, इन रॉक्स में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक। अब क्या होगा कि इन रॉक से धीरे धीरे वो मिनरल्स या मेटल्स वाटर में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। स्पेशली जो वेस्ट बंगाल है या नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे वाटर में आर्सेनिक की काफी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ द लीचिंग ऑफ मिनरल्स, जो कि रॉक्स से वाटर में आ जाते हैं, तो ये भी वाटर को पोल्यूट करता है। डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है, एनिमल्स है जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जब बॉडी डिके होता है वो भी वाटर को पोल्यूट करता है। ये क्या है? नेचुरल सोर्सेस। तो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, कुछ केसेस में हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिक का लीचिंग है या मरकरी है, ऐसे टॉक्सिकेंट्स। फिर है एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, यानी कि ह्यूमन मेड। तो इसमें जो वाटर पॉल्यूटेंट है, सोर्स के अकॉर्डिंग वो हो सकते हैं पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इट मीन्स कि वाटर में पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है? पॉइंट सोर्सेस से या फिर नॉन पॉइंट सोर्सेस से। ये क्या है वाटर पॉल्यूशन के पॉइंट सोर्सेस? इट मीन्स जिसे हम लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडस्ट्री है, अब ये कोई फैक्ट्री है सपोज, और यहाँ से वेस्ट वाटर जा रहा है यहाँ पे इस रिवर में, तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से जो पानी निकल रहा है, वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसमें हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, और जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, हार्मफुल टॉक्सिकेंट्स हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये है पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्सेस वो होते हैं जो डिफ्यूज्ड है, इट मीन्स उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल फील्ड, जैसे कि ये कोई क्रॉप लैंड है, ये है एग्रीकल्चरल फील्ड, और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स अगर डाल दिए गए हैं, फार्मर्स ने पेस्टिसाइड्स यहाँ पे स्प्रे किया है, अब वो पेस्टिसाइड सॉइल में आ जाएगा, और जो रेन वाटर है उसके साथ वो पेस्टिसाइड चले जाएगा इस रिवर में। तो ये है नॉन पॉइंट सोर्स, क्योंकि इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला जो वाटर है उसे तो हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर फील्ड से जो वाटर निकल रहा है उसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते, और फिर उसे हम ट्रीट भी नहीं कर सकते। तो इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, इसे हम कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। क्या क्या कॉजेस है वाटर पोल्यूशन के? ह्यूमन मेड कॉजेस, सीवेज का वाटर जो कि हाउस होल्ड से निकलता है, डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउसेस। दूसरा सोर्स है इंडस्ट्रियल सोर्स, जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन जो सीवेज का पानी है वो कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल होता है। तो सीवेज वाटर में क्या क्या है? इसमें ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटा हो सकता है, फूड के रेसिड्यूज हो सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स जो भी हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट्स, सोप, वो सब कुछ इस वाटर में हो सकता है। डोमेस्टिक हॉस्पिटल सीवेज का वाटर हो सकता है। अगर हॉस्पिटल का सीवेज वाटर है तो उसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। अगर किसी को टाइफाइड की प्रॉब्लम है तो वो बैक्टीरिया उस पानी में आ सकते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि इंडस्ट्री से निकल रहा है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसके सोर्सेस हो सकते हैं इंडस्ट्रीज जैसे कि पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे इंडस्ट्रीज। और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स हम किसे कहते हैं? जिसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, जैसे कि मरकरी है, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, ये सब आ जाता है हैवी मेटल, या फिर इन्हें हम टॉक्सिक मेटल भी हम इसे कहते हैं। और ये इंडस्ट्री के पानी में होता है, और ये वाटर अगर बिना ट्रीट किए, बिना इनमें से टॉक्सिकेंट को बाहर निकाले, अगर ऐसे ही रिवर्स में डाल दिया जाए, तो ये रिवर को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर देते हैं। देन एग्रीकल्चरल सोर्सेस, तो एग्रीकल्चरल सोर्स क्या है? नॉन पॉइंट सोर्स, जिसे कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसमें आते हैं वो पॉल्यूटेंट जो कि फार्मर्स अपने खेतों में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स। मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर क्या है? फॉर एग्जाम्पल यूरिया। तो ये जो फर्टिलाइजर्स है, इनमें मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी है। अब ये अगर एक्सेस में डाल दिया गया, जनरली इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो एक्सेस में ही यूरिया या कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो जितना प्लांट को चाहिए वो तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो बचा है मिट्टी में,
जो बचा है सॉइल में नाइट्रोजन या फॉस्फोरस मेनली, फिर ये पॉल्यूशन का काम करते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है यहाँ पे सॉइल में, ये रेन वाटर में मिक्स होते हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं रिवर्स में, लेक में, और वहां पे जो हार्मफुल एल्गी है उनकी ग्रोथ को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे कि रिवर और लेक का जो वाटर है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो जाता है। तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ में आता है नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, अमोनिया, और इसके अलावा टॉक्सिक मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टॉक्सिक मेटल में क्या आएंगे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी रेन वाटर में मिक्स होके पहुंच जाते हैं हमारे वाटर रिसोर्सेस में, रिवर्स में, लेक्स में, अल्टीमेटली सी में। तो ये है एग्रीकल्चरल सोर्सेस। इसके अलावा ये जो पोल्यूटेंट्स है एग्रीकल्चर के, ये ग्राउंड वाटर में भी पहुंच जाते हैं लीचिंग के थ्रू। सपोज यहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड्स अगर इस्तेमाल किया गया है तो रेन वाटर के साथ धीरे धीरे वो कहाँ चले जाएगा, नीचे सॉइल में। सॉइल्स में बहुत सारी लेयर्स होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, और वहीं पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे हमने पेस्टिसाइड्स डाल दिया, अब रेन वाटर के साथ में ये जो पेस्टिसाइड्स है ये नीचे चले जाते हैं। अगर यहाँ पे ग्राउंड वाटर है तो ये ग्राउंड वाटर में भी पहुंच सकता है, और फिर उस ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, तो वहां से हमारी बॉडी में भी आ सकता है। इसे हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग मीन्स जो ऊपर के जो मेटल्स हैं वो नीचे चले जाना, नीचे की लेयर्स में, दैट इज नोन एज लीचिंग। पेस्टिसाइड्स में क्या क्या आते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, इसमें है इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, हर्बिसाइड है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं, इनमें मेनली क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है उसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है डीडीटी, एंडोसल्फान, इनका इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड्स के लिए। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है, मेटालिक सॉल्ट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, ये सब क्या है, दीज आर ऑल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होते हैं नॉन डिग्रेडेबल। देखो जो नेचर है उसमें डिग्रेडेशन का काम कौन करता है, जैसे कि अगर कोई प्लांट लीफ है या कोई भी एनिमल है जिसकी डेथ हो गई है, उनको डिग्रेड करता है बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया। फंगस भी डिग्रेड करता है, फंगस मेनली एक्ट करता है किस पे, प्लांट पे, क्योंकि प्लांट में काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज है, लिग्निन है, जिसे कि बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाता। तो फंगस जो है प्लांट्स को डिकम्पोज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और बैक्टीरिया तो डिकम्पोज करता ही है। तो ये जो पेस्टिसाइड्स है, जब ये पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं सॉइल में, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, फंगस, ये इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है काफी कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा ये बैक्टीरिया और फंगस को ही किल कर सकते हैं, उनको ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दे आर, बिकॉज दीज आर टॉक्सिकेंट्स। सो दैट्स वाई ये नॉन डिग्रेडेबल है। और अगर ये नॉन डिग्रेडेबल है, सॉइल में ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो रेन वाटर के साथ फिर ये ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, और सरफेस वाटर, रिवर, लेक, सी, यहाँ पे भी ये जा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, वो पोल्ट्री फार्म्स है, पिगरीज, स्लॉटर हाउसेस, यहाँ से भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है। फिर थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो हमारा वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब उसी टेम्परेचर में रह सकते हैं, उसी के लिए वो अडेप्टेड है। अब अगर इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया, 25 से 35 हो गया या 40 हो गया, तो इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है वाटर का, उसे हम कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। ये कैसे होता है, जो हमारे पावर प्लांट्स हैं जहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, अब इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी बनने की जो प्रोसेस है उसमें वाटर काफी ज्यादा हीट हो जाता है, और उस हीटेड वाटर को ये नियर बाय जो भी इनका वाटर बॉडी है, कोई भी लेक है, रिवर है, वहां पे डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होने लगती है। इसे हम कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। अब वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे डिजोल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। हमारी एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। इट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में है। एटमॉस्फेयर में तो ये सफिशिएंट अमाउंट में है, काफी ज्यादा है 21%, लेकिन यहाँ पे बहुत कम, 4 to 6 ppm। ppm बहुत कम अमाउंट होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो जब वाटर का पानी, जब किसी भी वाटर बॉडी का जो वाटर है, जब किसी भी वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन इसमें घुली हुई है, वो ऑक्सीजन बाहर निकलने लगती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से
पानी में डिजोल्व हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर हम बढ़ाए तो ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलने लगती है। अब अगर डिजोल्व ऑक्सीजन ही कम हो जाएगा तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी अगेन डेथ होने लगती है। एक तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और दूसरा ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, तो इस वजह से भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो सडन राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब अचानक बढ़ जाता है, इससे जो फिशेस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन सबकी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए क्या मेथड्स है जिससे इसे रोका जाए? टू स्टोर द हॉट वाटर इन कूलिंग पॉन्ड्स। तो कोई भी थर्मल पावर प्लांट है, वहां से जो भी पानी निकल रहा है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, उसको सबसे पहले जो पॉन्ड्स है उसमें डाल के उसे टेम्परेचर कम कर देना चाहिए। इट मीन्स कि उसको अगर हम छोड़ दें 3-4 घंटे में टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको रिवर पॉन्ड जहां पे डिस्चार्ज करना है वहां पे किया जा सकता है। देन है रेडिएशन पॉल्यूशन। रेडिएशन पॉल्यूशन मीन्स जो भी रेडियो एक्टिविटी कॉज करेगा, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर कभी हो जाते हैं, सपोज ये क्या है, एक न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट। अब ये जो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि थोरियम है, यूरेनियम है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक की वजह से 2011 में जापान के फुकुशिमा में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज हो गया था बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, और उससे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ था। अब जो भी इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो पानी में जा सकते हैं और फिर पूरे पानी को वो पॉल्यूट कर देंगे। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ये हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मीन्स ये कैंसर कॉज करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसको डैमेज करते हैं, म्यूटेशन करते हैं उसमें, और उसके बाद ही कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, अगर उसको हम इनहेल कर लें, वो हमारी बॉडी में चले गया, तो वो थायराइड ग्लैंड में जो नेचुरल आयोडीन है उसको वो रिप्लेस कर देता है, जिससे कि थायराइड कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है रेडिएशन पॉल्यूशन। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर एनी क्वेरी और डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन के मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। बेसिकली 3 पैरामीटर्स है। पहला है डिजोल्व ऑक्सीजन डीओ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, इससे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हम इसे कहते हैं बीओडी। देन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज सीओडी। सो लेट्स सी ये क्या है। डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है? ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वाटर में। एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जो हमारी वाटर बॉडीज है, सपोज ये एक लेक है, इसमें क्या है, वाटर है पूरा। इस वाटर में भी, इस पानी में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में रहती है। जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, वो वाटर के सरफेस पे धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व होते रहती हैं। पानी का टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ज्यादा ये डिसॉल्व हो जाती हैं, और पानी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ये ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो इसमें से बाहर भी निकल जाती है। तो टेम्परेचर पे इनका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड रहता है। तो जो ऑक्सीजन किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, ओशन हो, सी हो, उसमें वो डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, उसे हम कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, डीओ। अब ये वाटर बॉडीज में डिसॉल्व ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एक तो एटमॉस्फेयर से आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है इसमें डिसॉल्व होती रहती है। दूसरा एक्वेटिक प्लांट्स, जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसमें प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, वो करेंगे फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी ऑक्सीजन बनती है। जो मरीन इकोसिस्टम है, जैसे कि सी है, ओशंस हैं, उनमें मेनली फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है? दे आर एल्गी, और ये जो एल्गी है वो मेनली फोटोसिंथेसिस करते हैं ओशंस में और ऑक्सीजन बनाते हैं। एंड अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, ओशंस हैं, वहां से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं उनसे भी ज्यादा। तो ओशन में भी जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये है सोर्सेस ऑफ डीओ। तो नाउ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जितना भी डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी वाटर बॉडीज में, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डीओ कम होते रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है 14.6 mg/L। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने पे ये कम हो जाता है 9.1 mg/L। 25 डिग्री सेल्सियस पे 8.3, 35 डिग्री सेल्सियस पे 7। तो टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे, ऑक्सीजन वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगी और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है,
उसमें सैचुरेटेड डीओ मतलब मैक्सिमम डीओ तब इसमें 7 to 9 mg पर लीटर हो सकता है। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है पानी में जो रहते हैं, उन्हें मिनिमम 4 mg पर लीटर की डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। अगर 4 mg पर लीटर डिसॉल्व ऑक्सीजन है तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर इससे कम हो जाएगा डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल फिश, टर्टल्स, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। डिसॉल्व ऑक्सीजन जब 8 mg पर लीटर से नीचे होता है तो हम उस वाटर को कहते हैं कि ये एक कंटेमिनेटेड वाटर है, उसमें पॉल्यूशन है। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन 4 mg पर लीटर से भी कम हो जाए तो वो एक हाईली पोल्यूटेड वाटर है। जितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वाटर है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दे आर गुड बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब होता क्या है कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में फेंक देते हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेस्ट फूड है, ये क्या है? ये है ऑर्गेनिक मैटर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जब पानी में आ जाता है एज अ वेस्ट, ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। अब इस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं इसके डिकम्पोजिशन में। तो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता रहेगा ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होते रहेगी, तो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हम वेस्ट पानी में डालते हैं उतना ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। और अगर ऑक्सीजन 4 mg पर लीटर से नीचे हो जाता है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर है वाटर पोल्यूशन का बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये मेजर करता है कि वाटर में कितना ऑर्गेनिक वेस्ट है। जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा वाटर है उसमें कोई भी ऑर्गेनिक अगर वेस्ट होता है तो वो ऑक्सीजन को कम कर देता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो बीओडी क्या है? इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बायोलॉजिकल का मतलब है माइक्रोब से, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है इस वेस्ट को पूरी तरीके से डिकम्पोज करने के लिए, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितने ऑक्सीजन की डिमांड है यहाँ पे वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो ये हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा, उतना ज्यादा डिमांड होगी ऑक्सीजन की। इट मीन्स कि उतना ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज होते रहेगा इसके डिकम्पोजिशन में। तो बीओडी क्या है? BOD is dissolved oxygen needed by bacteria in decomposing organic waste। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में जितना ऑक्सीजन, जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत है बैक्टीरिया को, उसे ही हम कहते हैं बीओडी। बीओडी को भी हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। इट मीन्स कि mg पर लीटर। जो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसे भी हम mg पर लीटर में मेजर करते हैं। अगर हाई वैल्यू है, बीओडी अगर ज्यादा है, इट मीन्स कि हमारा डीओ इज लेस, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है। बीओडी ज्यादा है का मतलब क्या है? ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो उतनी कम होते रहेगी। हालांकि जो बीओडी हम एस्टिमेट करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो उतना रिलायबल मेथड नहीं है वाटर पॉल्यूशन को कंप्लीटली मेजर करने का, क्योंकि बीओडी हमें बताता है डिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में। इट मीन्स कि ये जो हमारा वाटर है उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि बैक्टीरिया जिसे डिग्रेड कर सकता है उसका अमाउंट ही हमें बताता है। लेकिन पानी में ऐसा भी वेस्ट होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट मीन्स ऐसा वेस्ट जिसे बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर सकता, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल्स। अगर टॉक्सिक मेटल्स हैं, लेड प्रेजेंट है, मरकरी प्रेजेंट है, उसे बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर सकता। तो बीओडी से हमें उन पॉल्यूटेंट्स का हम पता नहीं कर सकते। तो इसलिए जो बीओडी है वो लिमिटेड है, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में ही ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट इज सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी की जो लिमिटेशन है, बीओडी हमें इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देता। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वही जो मैंने आपको बताया, मेटल्स जो है जो ऑर्गेनिक नहीं है। तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कितना प्रेजेंट है ये हमें बताता है सीओडी। तो सीओडी स्लाइटली बेटर है पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए एज कंपेयर टू बीओडी। ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सीओडी से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को भी हम मेजर कर लेते हैं, और इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन जैसे कि क्लोराइड, नाइट्राइट, सल्फर, फेरस, ये सब कितना प्रेजेंट है।
इसे भी हम मेजर कर लेते हैं सीओडी से। सो दीज थ्री आर द मेजरमेंट पैरामीटर्स। तो कोई भी वाटर बॉडी कितनी पॉल्यूटेड है ये जानने के लिए हम इन तीनों को मेजर करते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन देखते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन कम है तो इट मीन्स कि वो पॉल्यूटेड है। बीओडी हम देखते हैं, बीओडी एस्टिमेट करेंगे। बीओडी अगर ज्यादा है तो इट मीन्स कि पॉल्यूटेड है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये हमें कंप्लीटली बता देगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पॉल्यूटेंट्स कितने हैं। सीओडी अगर ज्यादा है तो इट मीन्स भी कि जो वाटर बॉडी है दैट इज पॉल्यूटेड। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक वाटर बॉडी है और इसमें ये क्या है, एल्गल ग्रोथ। जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी, एल्गी अलग अलग कलर्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। उनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है तो वो ग्रीन कलर का होगा। अगर उसमें ब्राउन पिगमेंट पाया जा रहा है तो एल्गी ब्राउन कलर का होगा। इस तरीके से उसमें डिफर करता है पिगमेंट, उसी बेसिस पे उसका कलर होता है। तो इस वाटर में आप देख सकते हो बहुत सारा एल्गी का ओवर ग्रोथ आपको दिख रहा है, जिससे कि वाटर की क्वालिटी काफी खराब हो चुकी है। इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये हुआ क्यों? ये होता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट क्या है? जब इस पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं तो इसमें जो एल्गी है उसकी ओवर ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस एल्गी को चाहिए ग्रो होने के लिए। कोई भी प्लांट है, प्लांट्स को हम फर्टिलाइजर्स देते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वो जो फर्टिलाइजर्स हम देते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये होता है और ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, इसीलिए हम फर्टिलाइजर देते हैं। यही जो न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये एल्गी की भी ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन और फास्फोरस इस पानी में आ जाए तो एल्गी की ओवर ग्रोथ होने लगती है, बहुत ज्यादा एक्सेस ग्रोथ, जिसकी वजह से पूरा जो वाटर बॉडी है, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, वो डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है। इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट, किसी भी लेक में या रिवर में न्यूट्रिएंट कितना है उस बेसिस पे हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ लेक्स में। पहला है ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक मीन्स वेरी लो न्यूट्रिएंट। इट मीन्स कि उस पानी में जो न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से है, उस वाटर में या उस लेक में अगर न्यूट्रिएंट्स कम है, बहुत कम है, तो उसे हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक। अगर मॉडरेट अमाउंट में है तो वो म्यूजिट्रॉफिक लेक है। और अगर हाईली न्यूट्रिएंट रिच है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस आ चुका है, तो उसे हम कहते हैं यूट्रोफिक लेक, और वो यूट्रोफिकेशन उसमें हो जाता है। इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ लेक्स हैं वो या तो यूट्रोफिक है या फिर मीसोट्रॉफिक है। इट मीन्स या तो उनमें मॉडरेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट है या फिर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है। ये न्यूट्रिएंट आता कहाँ से है? ये मेनली आता है जो एग्रीकल्चरल, जो हमारे फील्ड है, जो हमारे खेत है, उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है। और वो जो फर्टिलाइजर है जो एक्सेस में है वो रेन वाटर में डिसॉल्व होके, फ्लो होके पहुंच जाता है लेक्स में, और वहां पे वो यूट्रोफिकेशन करता है। यूट्रोफिकेशन के इफेक्ट क्या है? लॉस ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। देखो जो लेक है, सपोज ये एक लेक है, अब इसमें जब यूट्रोफिकेशन होता है तो उससे क्या होगा? ये लेक है, इसमें एल्गी की बहुत ज्यादा एक्सेस में ग्रोथ होने लगती है। जब एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो होगा तो उसका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है, वो जल्दी ही उसकी डेथ भी होने लगेगी। बहुत सारी एल्गी ग्रो भी कर रहे हैं और बहुत सारे एल्गी यहाँ पे डेथ भी हो रही है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो फिर क्या होता है, उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है। और डिकम्पोज से कौन करता है? बैक्टीरिया। तो जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है तो उसमें जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो जाती है। तो बॉडी के डिकम्पोजिशन में जो ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो बाकी जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम होता जाएगा। वही ऑक्सीजन जो वहां पे रहने वाली स्पीशीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिश है, टर्टल्स है, उनको वो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये जो स्पीशीज है उनकी भी डेथ होने लगती है। अप्रोक्स 4 ppm से अगर कम हो जाता है डिसॉल्व ऑक्सीजन तो बहुत सारी स्पीशीज की डेथ होने लगती है। अब ये भी अगर डेथ होने लगेगी तो फिर इनकी बॉडी भी डिकम्पोज होगी, और इनकी बॉडी को डिकम्पोज करने में भी ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो ओवरऑल ऑक्सीजन की कमी होते जाती है यहाँ पे, और बहुत सारा डेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनते रहता है। और ये जो एक लेक है, एक्सेसिव यूट्रोफिकेशन की वजह से ये एक डेड इकोसिस्टम में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब ये जो जितना भी ये डेड मटेरियल है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डेट्राइटस। तो इस वाटर में एक डेट्राइटस लेयर यहाँ पे बन जाता है। डेट्राइटस लेयर बनेगा तो जितने भी ये डेड बॉडीज हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म के, ये धीरे धीरे नीचे इकट्ठा होने लगेंगे सेडिमेंट्स में, और पानी का जो लेवल है वो कम होने लगेगा। लेक की जो डेप्थ है वो शैलो होने लगेगी, पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। नेचुरली भी सेडिमेंट्स आते रहते हैं,
कोई भी लेक है उसमें सेडिमेंट्स आते रहता है, और लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे, डेट्राइटस लेयर भी यहाँ पे बनने लगती है। तो ये प्रोसेस चलते रहती है यहाँ पे। वाटर बॉडीज रिड्यूस्ड टू मार्श, तो जो पहले एक लेक था वो एक मार्श में कन्वर्ट हो जाता है। मार्श क्या होता है? मार्श मतलब कि बहुत पानी का उसमें बहुत कम डेप्थ होगा, और साथ में ये एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं वो भी यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। लेक्स में ज्यादा बड़े प्लांट्स नहीं होते, बहुत छोटे एल्गी होते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये डेप्थ इसकी बहुत कम हो चुकी है, तो जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं प्लांट्स की वो भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो प्लांट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट से। एक्वेटिक मतलब कि वाटर वाला जो एनवायरनमेंट था उसमें से वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि जो लैंड वाला जो एनवायरनमेंट है उसमें वो चेंज हो जाता है। नई स्पीशीज यहाँ पे आ जाती है। तो पहले ये एक लेक इकोसिस्टम था, उसके बाद ये एक टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गया, तो जो स्पीशीज थी वो रिप्लेस हो जाएंगे और नई स्पीशीज यहाँ पे आ जाती है। यूट्रोफिकेशन ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट टू अबंडेंट लेवल। यहाँ पे जो लेक है उसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वेरी लेस, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, इसीलिए यूट्रोफिकेशन हुआ। तो ज्यादा न्यूट्रिएंट है तो बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट, ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस की जरूरत होती है। तो पूरा स्पीशीज कंपोजिशन ही यहाँ पे चेंज हो जाता है। हार्मफुल एल्गल ब्लूम, देखो ये आप देख सकते हो, ये बहुत सारा एल्गी का ओवर ग्रोथ यहाँ पे हो चुका है। कुछ स्पीशीज की डेड बॉडीज भी आप देख सकते हो। तो पूरा एक यूट्रोफिकेशन वाला ये लेक है, इसमें एल्गल ब्लूम हो जाता है, बहुत ज्यादा एल्गी आ जाते हैं यहाँ पे। ज्यादातर जो एल्गल ब्लूम है वो हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कुछ जो एल्गीज हैं, ये जो एल्गीज हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। अब ये जो एल्गी है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इनको खाता है और अगर ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाले एल्गी हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म की भी यहाँ पे डेथ हो सकती है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स हैं ये न्यूरो एंड हिपेटोटॉक्सिन होते हैं। न्यूरो यानी कि ये ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। हिपेटोटॉक्सिन ये लिवर को डैमेज कर सकते हैं, और बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी भी यहाँ पे डेथ होते रहेगी। ह्यूमंस के लिए भी ये थ्रेट हो सकता है। यूट्रोफिकेशन की वजह से बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड में डेड जोन्स बन चुके हैं। ये देख सकते हो आप इस एरिया में। यहाँ पे क्या है, दिस इज द गल्फ एरिया। जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया है वहां से न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली रेन वाटर के साथ फिर रिवर में से फ्लो होते हुए कहाँ पहुंचता है, इन गल्फ वाली एरिया में पहुंचता है, और यहाँ पे हो जाता है यूट्रोफिकेशन। देखो इन एरियाज में भी काफी यूट्रोफिकेशन हो चुका है। तो यूट्रोफिकेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वो एक डेड जोन बन जाता है, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बाकी की जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होने लगती है। सो डेड जोन्स क्या है, ओशंस के वो एरिया, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज हैं जहां पे लो ऑक्सीजन है, हाइपोक्सिक कंडीशन हम इसे कहते हैं। डेड जोन काफी इंक्रीज हो रहे हैं कोस्टल डेल्टास में। क्यों? क्योंकि जितना भी जो पानी है, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, वो सब मिक्स होते हैं और अल्टीमेटली रेन वाटर के साथ वो नदियों से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, कोस्टल एरिया में पहुंचते हैं, और वहां से वो मिल जाते हैं ओशंस में या सी में। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये बन रहे हैं। जब केमिकल न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो जाता है, केमिकल न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो एल्गी की ओवर ग्रोथ होती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल या तो मर जाते हैं या तो माइग्रेट करेंगे। अब अगर इन जगहों पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगहों पे माइग्रेट करेंगे, दूसरी जगहों पे वो जाने स्टार्ट कर देंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेड जोन देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको में, स्प्रिंग के मंथ में, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो स्प्रिंग का मंथ है, जब फार्मर्स फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा डालते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग में खेती होती है, नई फसलें यहाँ पे ग्रो होती है, तो जो एक्सेस फर्टिलाइजर है वो पानी के साथ मिक्स होके पहुंच जाता है इन गल्फ एरियाज में, और यहाँ पे करता है वो यूट्रोफिकेशन, और यहाँ पे बन जाता है डेड जोन। अब यूट्रोफिकेशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, अगर इंडस्ट्री है कोई, उसमें भी अगर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो उस पानी में से जितने भी टॉक्सिकेंट है और न्यूट्रिएंट्स को पहले निकाल देना चाहिए, उसके बाद ही फिर उस वाटर को रिवर्स में डिस्पोज करना चाहिए। उसी तरीके से जो डोमेस्टिक सीवेज का जो पानी है, देखो सीवेज का जो वाटर है हम उसमें यूज करते हैं लाइक डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो डोमेस्टिक सीवेज का जो वाटर है उसको भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद, उसमें से न्यूट्रिएंट निकालने के बाद ही उसे रिवर्स के पानी में डालना चाहिए। राइपेरियन बफर बनाया जा सकता है। देखो राइपेरियन बफर क्या है, ये है एक रिवर, आप देख सकते हो दिस इज अ रिवर। रिवर के दोनों तरफ यहाँ पे हम बहुत सारे ट्रीज को प्लांट कर देते हैं। ये ट्रीज जो है, इनके इनके जो रूट्स हैं, बहुत बड़े बड़े रूट्स होते हैं, और वो पानी में से एक्सेस न्यूट्रिएंट को रिमूव कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं राइपेरियन बफर। अदर मेजर्स क्या है इसके अलावा? इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स एंड नाइट्रोजन टेस्टिंग। जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें जो सॉइल है, सॉइल अलग अलग टाइप की होती है। कुछ सॉइल में ऑलरेडी नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं,
और किसी में कमी होती है। तो सबसे पहले सॉइल की टेस्टिंग करना जरूरी है कि उसमें नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है और फास्फोरस कितना प्रेजेंट है, और उसी अकॉर्डिंग उसमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस प्रेजेंट है लेकिन उसमें और ज्यादा ऐड किया जा रहा है, तो जो एक्सेस होगा वो रेन वाटर के साथ में चले जाएगा और यूट्रोफिकेशन करेगा। तो हमें उतना ही न्यूट्रिएंट डालना है, उतने ही फर्टिलाइजर्स हमें देने हैं एग्रीकल्चर में जितने की जरूरत है। उसके लिए टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। पॉल्यूटेड वाटर में मेनली जो ट्रेस मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम, ये बहुत ज्यादा हेल्थ इम्पैक्ट करते हैं। सो लेट्स सी कौन कौन से ट्रेस मेटल्स हैं वाटर में और वो क्या क्या डिजीज कर सकते हैं। पहला है आर्सेनिक। आर्सेनिक की प्रॉब्लम है स्पेशली इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है और बांग्लादेश, स्पेशली जो गंगा डेल्टा है। दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ये है बांग्लादेश। ये वाला जो रीजन है, इस पूरे रीजन में जो रॉक्स हैं उनमें आर्सेनिक पाया जाता है। यहाँ पे रिवर गंगा भी फ्लो होती है, ब्रह्मपुत्रा भी फ्लो होती है। इन रॉक्स को वो इरोड करते रहते हैं, इन रॉक्स से जो आर्सेनिक है वो पानी में आ जाता है और फिर उसी पानी को यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं और आर्सेनिक टॉक्सिसिटी उनमें पाई जाती है। आर्सेनिक बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इट इज हाईली टॉक्सिक, डेंजरस पॉल्यूटेंट। ये नेचुरली तो पानी में है ही जहाँ पे रॉक्स में आर्सेनिक ज्यादा अमाउंट में है। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपना वेस्ट वाटर डाल देते हैं रिवर्स में बिना उसे ट्रीट किए, तो उसमें भी आर्सेनिक की प्रॉब्लम हो सकती है। जो माइन डिस्चार्जेस हैं जहाँ पे कि माइंस है, जैसे कि कोई मेटल की माइन है, एल्यूमिनियम है या फिर कोल माइन है। माइनिंग की एक्टिविटी में क्या होता है, जो माइन है या जो रॉक है वहां से मेटल्स को, कोल को तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उससे वो पूरी एरिया एक्सपोज हो जाती है। उसमें जितने भी टॉक्सिक मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक है, मरकरी है, वो सब फिर पानी में आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं और रेन वाटर के थ्रू फिर वो वाटर रिसोर्सेज तक पहुंच जाते हैं। तो माइंस जो है वहां से भी आर्सेनिक पानी में आ जाता है। फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या है, जब कोल बर्न होता है इंडस्ट्रीज में या थर्मल पावर प्लांट में तो उससे ऐश बनती है। जो हैवी ऐश है जिसका वेट ज्यादा है वो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो लाइट ऐश है जिसका वेट कम होता है वो बाकी गैशियस पॉल्यूटेंट्स के साथ में बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, उसे ही हम कहते हैं फ्लाई ऐश। उसमें भी आर्सेनिक प्रेजेंट होता है और फिर वो ऐश एटमॉस्फेयर से सॉइल में आ जाएगा या फिर वाटर बॉडीज के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा और वाटर को वो पोल्यूट करता है। एंड इवन ग्राउंड वाटर तक भी आर्सेनिक पहुंच सकता है। अगर सॉइल में आर्सेनिक है तो रेन वाटर में वो डिजोल्व हो सकता है और सॉइल की नीचे लेयर तक पहुंच सकता है जहां पर ग्राउंड वाटर है, और ग्राउंड वाटर को मेनली ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी सोर्स से किसी भी वेस्ट वाटर को जिसमें आर्सेनिक है, अगर कोई भी उसको कोई भी कंज्यूम कर रहा है, कोई भी ह्यूमन, तो उससे क्या होता है, उससे ब्लैक फूड डिजीज हो सकता है। आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फूड डिजीज, डायरिया भी ये कॉज करता है और ये कैंसर भी करता है, लंग कैंसर, स्किन कैंसर। आर्सेनिक से कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉक्सिकेंट है फ्लोराइड, जो कि पानी में काफी ज्यादा पाया जाता है, स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन स्टेट्स में जो पानी है उसमें फ्लोराइड की काफी प्रॉब्लम है। फ्लोराइड क्या कॉज करता है, देखो फ्लोराइड इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली लो कॉन्सेंट्रेशन में, अगर इसका थोड़ा सा अमाउंट प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे टीथ हैं, हमारे जो बोन्स हैं, उनमें क्या है, उनमें कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ ही फ्लोरीन की भी हमें जरूरत होती है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा अमाउंट में अगर ये हमारी बॉडी में चले जाता है तो फिर ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर करता है। न्यूरो मीन्स की ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा और मस्कुलर यानी कि ये मसल्स को डैमेज करता है। इससे नॉक नी डिजीज हो सकता है। देखो ये हमारे नॉर्मल नीज हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉक नी, इस तरीके से ये फ्लोराइड ये कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है, नॉक नी सिंड्रोम में पेन होता है बोन्स में, जॉइंट्स में। आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स, लेग्स जो है इस तरीके से आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं, इसे ही हम कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम। तो कुछ स्टेट्स में इंडिया के ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है फ्लोरोसिस की। इसके अलावा मरकरी काफी ज्यादा टॉक्सिक है जो कि वेस्ट वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है। मरकरी अलग अलग फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में पहुंच सकता है। इसमें सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है वो है मिथाइल मरकरी। देखो जो मरकरी है जब ये पानी में आ जाता है, वाटर में ये जब आ जाता है तो इसकी रिएक्शन होती है मेथेन से। अब मेथेन कैसे बनता है, जहां पे भी लो ऑक्सीजन कंडीशन होती है, जहां पे कम ऑक्सीजन है, वहां पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, जो मेथेन बनाते हैं। तो पानी में भी ऑक्सीजन की काफी कमी होती है, स्पेशली जो मार्शी एरियाज हैं, तो वहां पे मेथेन बनती है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वहां पे मेथेन बनाते हैं। अब ये मरकरी जब पानी में आ जाता है
तो ये रिएक्ट करता है इस मेथेन से और यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल मरकरी। इट मीन्स मरकरी से मेथेन अटैच हो जाता है, तो अब ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। इसे हम मिनामेटा डिजीज भी कहते हैं। मिनामेटा एक जगह है, कहाँ पे है, जापान में, जहां पे कि सबसे पहले ये देखा गया था कि जो मिनामेटा बे है वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज थी जिसका पॉल्यूटेड वाटर इस पानी में जा रहा था और उसमें मरकरी भी प्रेजेंट था। तो वहां पे आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पाए गए। एंड जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो इस पानी में मरकरी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में पाया गया, तो वहीं से इसको नेम दिया गया है मिनामेटा डिजीज। नेक्स्ट है लेड। लेड इज पीबी। पीबी से हम इसे इंडिकेट करते हैं। लेड क्या क्या कॉज करता है, इससे एनीमिया हो सकता है। ये जो हमारा रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उस प्रोसेस को ये काफी ज्यादा इंटरफेयर करता है। तो अगर ब्लड नहीं बनेगा तो उससे क्या होगा, एनीमिया हो सकता है उससे। हेडेक होगा, लॉस ऑफ मसल पावर, मसल्स को भी डैमेज करता है। ब्लूइश लाइन अराउंड द गम, ये एक सिम्टम हो सकता है लेड टॉक्सिसिटी का। देन है कैडमियम। कैडमियम से होता है इटाइटाई डिजीज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। इसे हम आउच आउच डिजीज भी हम इसे कहते हैं। बहुत पेनफुल डिजीज है ये, बोन्स और जॉइंट्स की ही ये डिजीज है। कैडमियम लंग कैंसर भी कर सकता है और लिवर कैंसर भी ये कर सकता है। और आर्सेनिक, आर्सेनिक हमने देख लिया अभी, आर्सेनिक से ब्लैक फूट डिजीज होती है। इसके अलावा ये स्किन में प्रॉब्लम्स कर सकता है, स्किन कैंसर भी ये कॉज कर सकता है। तो ये तो है ह्यूमन में क्या क्या टॉक्सिसिटी करते हैं हैवी मेटल्स या टॉक्सिक मेटल्स। एनवायरमेंट को किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट करता है, जो पॉल्यूटेड वाटर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। जो हमारा वाटर है, वाटर में माइक्रोब्स होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये डिग्रेडेशन का काम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। जो भी हम वेस्ट इसमें डाल देते हैं, जैसे कि फूड वेस्ट हमने अगर डाल दिया पानी में या किसी भी तरीके का वेस्ट हमने डाल दिया, दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे ये डिकम्पोज करते हैं, उसको ये डिकम्पोज करके खत्म करते हैं। लेकिन अगर पानी में ये टॉक्सिक मेटल्स पहुंच गए, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, तो ये इन गुड बैक्टीरियाज को भी खत्म कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इकट्ठा होते रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा और उससे पूरा जो वाटर है उसकी क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाएगी और उससे ऑक्सीजन डिप्लीट होगा। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनकी भी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन की वजह से यूट्रोफिकेशन भी होता है। अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अगर वाटर में पहुंच जाए, न्यूट्रिएंट्स मींस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस स्पेशली, ये कहाँ से आते हैं, ये डोमेस्टिक सोर्सेज से भी आ सकते हैं। फॉस्फोरस पाया जाता है डिटर्जेंट्स में, और जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों ही प्रेजेंट होती है। रेन वाटर के साथ में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पहुंच जाते हैं किसी भी लेक में, रिवर में, वहां पे वो कॉज करते हैं एल्गल ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। देखो ये है एक ग्रीन एल्गी। एल्गी का अलग अलग कलर होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। जो भी पिगमेंट्स उनमें प्रेजेंट है वो ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड, ब्राउन, जो भी उनमें पिगमेंट है। इन एल्गीज की बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है जब इनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो इनकी एक्सेस ग्रोथ की वजह से यहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाता है। एक्सेस ग्रोथ होगी तो उसके बाद इनका डेथ भी होगा, क्योंकि इनका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है। इनकी डेड बॉडी को बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोजिशन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस वाटर में, वो ऑक्सीजन पूरा यूज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फिशेस या कोई भी और ऑर्गेनिज्म, उनकी भी डेथ होने लगती है। तो इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये होता है न्यूट्रिएंट पॉल्यूटेंट्स की वजह से, स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, देखो इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मरकरी, लेड, इनमें बायोमैग्निफिकेशन होता है। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन देखा गया है मरकरी, डीडीटी, इनमें स्पेशली। तो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, देखो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि सपोज ये जो वाटर है इसमें मरकरी आ चुका है। इस मरकरी को सबसे पहले कौन कंज्यूम करेगा, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और यही यहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनकी बॉडी में चले जाएगा मरकरी। सपोज एक फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में 1 mg मरकरी स्टोर हो चुका है। इन फाइटोप्लैंक्टन को जो जू प्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स, ये आप देख सकते हो, ये इसे कंज्यूम करेंगे। सपोज एक जू प्लैंक्टन सपोज 10 फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करता है, तो इसकी बॉडी में एक फाइटोप्लैंक्टन में 1 mg मरकरी प्रेजेंट था, इसने 10 फाइटोप्लैंक्टन खा लिए, तो इसके अंदर 10 mg मरकरी पहुंच गया। तो यहाँ पे कितना पहुंच गया, 10 mg मरकरी।
एक फाइटोप्लैंक्टन में था 1 mg मरकरी। अब एक जू प्लैंक्टन के अंदर है 10 mg मरकरी। इसको कंज्यूम किया इस स्मॉल फिश ने, और सपोज इसने ऐसे 10 जू प्लैंक्टन्स खा लिए, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, कितना मरकरी आ जाएगा, 10 × 10 100 mg मरकरी आ जाएगा। अब सपोज ये जो मीडियम साइज फिश है, इसने ऐसे 10 स्मॉल फिश को खा लिए, तो इसके अंदर आ गया 1000 mg मरकरी। और ये जो बिग फिश है, इसने अगर इस मीडियम साइज 10 फिशेस खा ली, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 10,000 mg मरकरी। तो इसे ही हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन मतलब जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जा रहे हैं फूड चेन में, तो टॉक्सिकेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। फाइटोप्लैंक्टन में ये था 1 mg, स्मॉल फिश में ये पहुंच गया 100 mg, मीडियम फिश में 1000 mg, और सबसे बड़ी फिश में 10,000 mg। तो पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। दिस इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। इंक्रीज इन टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन, जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पहुंचते हैं। ये जो पॉल्यूटेंट बायोमैग्नीफाई हो रहे हैं, इनकी एक स्पेशलिटी इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये फैट में सॉल्युबल होता है। देखो जो फिश है, फिश की बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होता है, इसीलिए फिश में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा होते रहते हैं। अब वाटर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक मीन्स कि वाटर इकोसिस्टम पे क्या पड़ता है इसका इम्पैक्ट। ये रिड्यूस करता है डिसॉल्व ऑक्सीजन को, जो पानी में जितना भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसे ये कम कर देता है वाटर पॉल्यूशन। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, मॉलस्क, फिश, इनकी यहाँ पे डेथ हो सकती है। कुछ टोलरेंट स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबीफैक्स, ये क्या है, दिस वॉर्म, इसका नाम है ट्यूबीफैक्स। ऐसे वॉर्म्स अगर आपको मिल रहे हैं किसी भी पानी में, किसी भी वाटर में, तो इट मीन्स कि वो पोल्यूटेड हो सकता है, क्योंकि ये जो वॉर्म है ये टोलरेंट है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में भी ये सर्वाइव कर पाता है। तो ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है वाटर पॉल्यूशन का। तो वाटर पॉल्यूशन क्या करता है, जितने भी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन्स हो, फिशेस हो, बाकी के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो, उन सबको खत्म कर सकता है वाटर पॉल्यूशन। और जो भी हार्मफुल वॉर्म्स हैं या ऐसी स्पीशीज हैं, वो वहां पे ग्रो कर सकती हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर भी हो सकता है, जो कि हाउस होल्ड से आ रहा है, उतना ज्यादा ये टॉक्सिक नहीं होता, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो हम इसे कैसे, इसको ट्रीट करेंगे हम, ताकि इसमें से जितने भी टॉक्सिकेंट्स हैं उन सबको रिमूव किया जा सके। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले हम देखते हैं बायो रेमेडिएशन। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोब्स में मेनली है बैक्टीरिया एंड फंगस। अब देखो, बैक्टीरिया और जो फंगस है वो नेचुरली भी बायो रेमेडिएशन करते हैं। अगर हमारा जो सॉइल है उसमें कोई भी वेस्ट आ जाता है, सपोज ऑर्गेनिक वेस्ट, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बिकॉज जो बैक्टीरियाज है और जो फंगस है वो इस पे एक्ट करते हैं और इसको डिकम्पोज कर देते हैं। बैक्टीरियाज जो है, बैक्टीरिया मेनली ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको ये डिकम्पोज करता है। और जो फंगस है वो प्लांट को, जब भी प्लांट की डेथ हो जाती है, इट मीन्स उसमें, या फिर उसके जो लीव्स है, लीव फॉल उसमें से होता है, प्लांट की जो स्टेम है, लीव्स है, उसको डिकम्पोज करने के लिए फंगस ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्योंकि प्लांट में सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, लिग्निन होता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बैक्टीरिया उतने अच्छे से इनको डिकम्पोज नहीं कर पाता, इसे डिकम्पोज करता है फंगस। फंगस ज्यादा एफिशिएंट। तो बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में। इनकी जो एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी वेस्ट को डिकम्पोज करने की, उसे ही हम इस्तेमाल करते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। इसे हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। इट मीन्स यूज ऑफ माइक्रोब्स। जितने भी जो भी वाटर में टॉक्सिक मेटल्स हैं उसको ये बैक्टीरिया और फंगस लेस टॉक्सिक फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो बायो रेमिडिएशन दो तरह से हो सकता है, एक तो इन सिटू और दूसरा एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लेक है और यहाँ पे पानी में टॉक्सिकेंट्स प्रेजेंट है, तो जो बैक्टीरिया है उसको हम यहीं पे हम इनोकुलेट कर देंगे, और ये बैक्टीरिया यहीं पे ऑन साइट यहाँ पे ही बायो रेमिडिएशन करेगा। इसे हम कहते हैं इन सिटू बायो रेमिडिएशन। ये इन्वॉल्व करता है ट्रीटमेंट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एट द साइट, जहाँ पे कंटामिनेशन है पानी का, वहीं पे हम उसका रेमेडी कर रहे हैं। दूसरा है एक्स सिटू बायो रेमिडिएशन। अब एक्स सिटू में हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो पानी है उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिकेंट्स है, तो इस वाटर को हम लेके जाते हैं एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में, और वहां पे बैक्टीरिया उसमें डाले जाते हैं और बायो रेमिडिएशन किया जाता है। हालांकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इतना ज्यादा ये कन्वीनियंट नहीं है। इसे हम कहते हैं एक्स सिटू बायो रेमिडिएशन।
तो रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड वाटर को हम लेके जाते हैं और कहीं और उसको ट्रीट करते हैं। देखो, इन सिटू रेमेडिएशन की हम बात करते हैं। इट मीन्स कि जहां पे साइट में जिस भी जगह पे पानी में कंटामिनेशन है वहीं पे हम उसे कैसे बैक्टीरिया की मदद से हम उसे सही करेंगे। तो इसमें पहला है बायो वेंटिंग। देखो, जो पानी है जहां पे भी वाटर है, सपोज ये क्या है, ग्राउंड वाटर है, तो यहाँ पे इंडिजिनस बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, पहले से ही प्रेजेंट होंगे यहाँ पे बैक्टीरिया जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेचर में हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब इन बैक्टीरियाज को ज्यादा इफेक्टिवली काम करने के लिए इनको एक तो एयर चाहिए, ऑक्सीजन इनको चाहिए, और दूसरा इन्हें चाहिए न्यूट्रिएंट्स, फूड इनको चाहिए। एक तो हम यहाँ पे एयर इंजेक्शन, हम यहाँ पे एयर भेजते हैं, ऑक्सीजन भेजते हैं, और साथ में हम न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे जो बैक्टीरिया है वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगेंगे और जितना भी कंटेमिनेशन है यहाँ पे उसे वो खत्म करेंगे। इसे हम कहते हैं बायो वेंटिंग। देन नेक्स्ट है बायो स्पार्जिंग। बायो स्पार्जिंग में हम सिर्फ एयर यहाँ पे डालते हैं, हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन हम यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो तेजी से काम करने लगते हैं और जो कंटेमिनेशन है उसको वो खत्म कर देते हैं। तो बायो वेंटिंग में हम एयर और न्यूट्रिएंट दोनों यहाँ पे डालते हैं। बायो स्पार्जिंग में हम सिर्फ ऑक्सीजन हम यहाँ पे डालते हैं। देन नेक्स्ट है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन क्या है, अब कोई जगह है जहाँ पे कि ग्राउंड वाटर है सपोज, या कोई भी वाटर है वो कंटामिनेटेड है, लेकिन यहाँ पे अच्छे वाले बैक्टीरिया नहीं है जो उस कंटामिनेशन को खत्म कर सके। तो बायो ऑगमेंटेशन में हम माइक्रोब्स लेके जाते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो इफेक्टिव बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरियाज को हम यहाँ पे डालते हैं। इसे हम कहते हैं बायो ऑगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ऑयल कंटामिनेशन हो जाता है तो उसके लिए बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल जैपर, ओलिवोरेस। तो ऐसे बैक्टीरियाज, इट मीन्स कि जो कंटामिनेशन है उसी से रिलेटेड जो बैक्टीरिया है जो इफेक्टिवली उस पर्टिकुलर कंटामिनेशन को डिकम्पोज कर सके, वैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पे इनोकुलेट किए जाता है। इसे हम कहते हैं बायो ऑगमेंटेशन। देन फाइटो रेमिडिएशन। अब इसमें प्लांट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन की जो प्रोसेसेस हैं ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट ये नेचुरल प्रोसेस है। तो फाइटो रेमिडिएशन में हम प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो, एक तो इसमें फाइटो स्टेबलाइजेशन। जब भी सॉइल में कोई भी कंटेमिनेट आ जाता है, कंटेमिनेंट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मरकरी है, लेड है, तो प्लांट के रूट्स में वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसे हम कहते हैं फाइटो स्टेबलाइजेशन। और अगर रूट्स उसको एब्सॉर्ब कर लेती है तो फाइटो वोलेटिलाइजेशन भी यहाँ पे हो सकता है। इट मीन्स कि जो ये टॉक्सिक फॉर्म में जो मेटल था वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये प्लांट उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं फाइटो वोलेटिलाइजेशन। दूसरा है फाइटो डिग्रेडेशन। ये जो टॉक्सिकेंट है जिसे कि एब्सॉर्ब कर लिया है प्लांट की बॉडी ने, वो उसको डिग्रेड भी कर सकता है। तो प्लांट जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को। इसे हम कहते हैं फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटो स्टिमुलेशन, जो प्लांट की रूट्स होती है, बहुत सारे केमिकल्स इसमें से निकलते रहते हैं, इन मेटल्स को वो केमिकल्स खत्म कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं फाइटो स्टिमुलेशन। तो प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, ये काफी स्लो प्रोसेसेस होती है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए, जहां पे कि हमें बहुत तेजी से वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है, बिकॉज जो इंडस्ट्री का पानी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट है उसका, उसे हमें ट्रीट करना है और उसके बाद रिवर्स में डिस्पोज करना है। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो फिजिकल प्रोसेस में सबसे पहले सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन, केमिकल प्रोसेस में डिसइंफेक्शन, कोएगुलेशन, देन बायोलॉजिकल प्रोसेस में स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। तो हम देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन। देखो, जो भी वाटर है जो कि वेस्ट वाटर है उसमें हम कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे हम एलम भी कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन कोएगुलेंट है। ये क्या करता है, देखो, ये कंटेमिनेंट्स हैं, इनमें कोई ना कोई चार्ज है, सपोज सब में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब भी हम इसमें कोएगुलेंट डालते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर फेरिक सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये केमिकल्स जब हम इसमें डालते हैं तो ये जो कंटेमिनेंट है ये आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर इनके वेट की वजह से ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, क्योंकि ये जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इसे हम फ्लॉक कहते हैं। दिस इज नोन एज फ्लॉक, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। देन सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पे वेस्ट वाटर को डाल दिया जाता है और इसे हम छोड़ देते हैं काफी टाइम तक, 3-4 दिन, 5-6 दिन, और यहाँ पे ये जो भी वेस्ट है, जो भी पार्टिकल्स हैं इनमें वेस्ट वाटर में, वो सब सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद उसको हम कर देते हैं फिल्टर, उसका फिल्ट्रेशन हम कर देते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लेयर्स इस्तेमाल करी जाती है, सैंड, ग्रेवल या फिर एंथ्रेसाइट, इनके हम लेयर्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ये फिल्टर का काम करता है। यहाँ पे वाटर, वेस्ट वाटर डाला जाता है, ये वेस्ट वाटर इन लेयर्स से होते हुए जाता है
और फिल्टर हो जाता है और इसमें से जो कंटेमिनेंट्स है वो रिमूव हो जाता है। देन डिसइंफेक्शन। अब जो ये वाटर है इसमें से हमने पार्टिकल्स तो हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, लेकिन इसमें रह जाते हैं बैक्टीरियाज। जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, पैरासाइट्स हैं, वो सब इसमें रह जाते हैं। इन सेडिमेंटेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक, इनमें से ये सेपरेट नहीं हो पाते। तो अब हमें डिसइंफेक्शन करना है। डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है और इसका रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन होता है। रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स दिस इज द वाटर, इसमें हमने क्लोरीन डाला तो जितने भी बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो मर जाते हैं और क्लोरीन कुछ अमाउंट में यहाँ पे रह जाता है, जो कि लेटर ऑन भी इसको डिसइंफेक्ट करता रहेगा। उसे हम कहते हैं रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा सा अमाउंट इसमें रह जाता है। एक तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ओजोन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ओजोन है अनस्टेबल। ओजोन इज O3। तो जहां पे इसको ओजोन को हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद हम उसको लेके जाएंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, तो तब तक ये अनस्टेबल हो जाता है, ये ओजोन से O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको साइट पे ही, ऑन साइट ही बनाना पड़ता है। जहां पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहीं पे हमको ओजोन भी बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। हालांकि जो ओजोन है ये काफी इफेक्टिव होता है, स्पेशली वायरसेस को खत्म करने के लिए। ऑल्सो ओजोन में कोई टेस्ट और अडर, स्मेल, ये सब प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती है। क्लोरीन में थोड़ा सा अडर का इश्यू होता है, लेकिन ओजोन में ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। देन स्लज ड्राइंग। स्लज ड्राइंग मीन्स जब हम वाटर को यहाँ पे फिल्टर करते हैं तो वाटर तो निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन जो बच जाता है, जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं, उसे हम कहते हैं स्लज। अब वो जो स्लज है उसमें काफी कंटेमिनेशन है, उसको ड्राई किया जाता है। ड्राइंग लागून्स में उसको डाल दिया जाता है, वहां पे वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद फिर उसे सैनिटरी लैंडफिल्स में डिस्पोज कर दिया जाता है। देन फ्लोरिडेशन। अब जो हमारा पानी है, वेस्ट वाटर को हमने ट्रीट किया और उसके बाद उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें कुछ मेटल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को भी बैलेंस करना जरूरी है। देखो, फ्लोरीन अगर कम अमाउंट में है, फ्लोरीन की ह्यूमन बॉडी को जरूरत होती है कुछ अमाउंट में। इसका स्टैंडर्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अप्रोक्स 1 mg पर लीटर तक का फ्लोरीन हमें नीडेड होता है, और मैक्सिमम लिमिट है इसकी 1.5 mg पर लीटर। अगर इससे ज्यादा फ्लोरीन अगर है हमारे पानी में तो फिर वो फ्लोरोसिस कॉज कर सकता है, बोन्स में प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर हाई अमाउंट में वेस्ट वाटर में फ्लोरीन प्रेजेंट है तो डीफ्लोरिनेशन किया जाता है, उसके अमाउंट को कम करना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एलम, या फिर लाइम, या फिर सोडियम कार्बोनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम करते हैं, जिससे कि फ्लोरीन का जो अमाउंट है उसे हम बैलेंस कर सकें। देन पीएच करेक्शन। अब जब हमारे वाटर में हमने बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया है तो उसका जो पीएच है वो बहुत लो भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा एल्केलाइन भी हो सकता है। उसे भी हमें बैलेंस करना है, उसके लिए हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं पीएच को बैलेंस करने के लिए। देन रिमूवल ऑफ आयरन। अगर पानी में आयरन बहुत है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहां पे आयरन की प्रॉब्लम रहती है पानी में, तो उससे क्या होता है, उससे बैड टेस्ट है, अडर की भी प्रॉब्लम होती है। BIS के हिसाब से आयरन कितना होना चाहिए पानी में, 0.3 mg पर लीटर मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आयरन को रिमूव करने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन क्या करता है, जितना भी जो भी आयरन प्रेजेंट है वाटर में, उसको वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये इंसॉल्युबल होता है, इट मीन्स कि पानी में ये नीचे आ जाएगा, पूरा इकट्ठा हो जाएगा नीचे फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फिर उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो आयरन रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है लाइमस्टोन। नाउ ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5 के बीच में। टर्बिडिटी होनी चाहिए उसकी 1। उसमें डिजोल्व सॉलिड्स होने चाहिए 500 mg पर लीटर से कम। टोटल हार्डनेस, हार्डनेस मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है और जो मैग्नीशियम प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं हार्डनेस, 200 से कम होना चाहिए। सल्फेट है उसमें 200 से कम, मैग्नीशियम 30 से कम, नाइट्रेट लेस देन 45, क्लोराइड 250 से कम, रेसिडुअल फ्री क्लोरीन 0.2, कैल्शियम 75 से कम, टोटल एल्केलाइनिटी 200 mg पर लीटर से कम। डिजोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए 5 या उससे ज्यादा, EC 750, सलाइनिटी 100 ppt, और बाकी के जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे दिया गया है। दिस इज ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, जो कि अलाउड है अकॉर्डिंग टू BIS। तो वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करते हैं और हमारा एम होता है कि वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, और तभी उस वाटर को फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस वॉज अबाउट wastewater treatment. To join our online course, please visit registration link given in the description box. You can contact us on given numbers regarding any query related to online courses.